हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों। स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान का पहला अध्याय कक्षा 10 में एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर, और पहला अध्याय था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में अपन ने दो क्लासें पढ़ ली, दो पार्ट पढ़ लिए। जिस किसी ने नहीं देखे पहले उसको देखें, आगे अच्छे से समझ में आएंगे। उन दो पार्ट के अंदर अपन ने क्या देखा? पहली पार्ट के अंदर तो ये देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ढांचा समीकरण किसे कहते हैं, कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। दूसरा पार्ट था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस हिसाब से करते हैं। संतुलित मीन्स अभिकारक जो होते हैं और उत्पाद जो होते हैं, उन दोनों के अंदर जो तत्व है उनके अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और यदि दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो ही वो समीकरण क्या कहलाती है? संतुलित समीकरण कहलाती है। तो दूसरी क्लास के अंदर अपन ने संतुलित करना सीखा था कि भाई कैसे करके घटा बढ़ा के, यानी एक ऐसी विधि है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, यानी अनुमान विधि, या अपन कह सकते हैं तुक्का विधि, तुक्का लगाने की विधि, ये वही बोलते हैं इसको। तो अपन तुक्के लगा के है ना क्या करते हैं, उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं कि कहीं है ना तत्वों के परमाणु को बढ़ाते हैं, कहीं कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, ऐसे करके अपन क्या कर लेते हैं? संतुलित कर लेते हैं, दोनों के अंदर बराबर कर लेते हैं। इसी आधार पे अपन ने एक नियम दिया था जो लावेसिये ने दिया था, फ्रांस के थे, 1789 के अंदर दिया था उन्होंने क्या कहा था कि ना तो अपन द्रव्यमान को बना सकते और ना ही अपन खत्म कर सकते, बल्कि उस द्रव्यमान का जितना अभिकारकों का होता है उतना का उतना क्या होता है? अभिकारकों का होता है, उतना ही उत्पादों का होता है। ये उसका नियम था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो ये अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था। ये जो तीसरा पार्ट है इसके अंदर अपन जितना उतना अपन ने पढ़ लिया दो पार्ट के अंदर। उसके बाद में एक बॉक्सा बना के दे रखा है मैंने, जैसे लिखा है पेज नंबर 6 पे, वहां पे लिखा है मैंने पेज नंबर 6 पे एक बॉक्सा बना के दे रखा है। उस बॉक्स के अंदर क्या दे रखा है? अपने को 3 सवाल दे रखे हैं जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। ये सवाल करते हैं अपन, मेनली अपने सवाल जो आएंगे पेपर में, इस जितना पार्ट पढ़ लिया इसमें से आएगा कि एक समीकरण दे देगा, उस समीकरण को क्या करना होगा? संतुलित करना होगा अपने को। इट मीन्स क्या करना होगा अपने को? अभिकारकों और उत्पादों के अंदर जो तत्व है उनमें परमाणुओं की संख्या क्या करनी होगी? बराबर करनी होगी। तो पहला सवाल देखे तो देख लो। पहला तो सिंपल सा सवाल दे रखे कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम का कोई तार है, यानी मैग्नीशियम का तार पड़ा है ये वायुमंडल के अंदर। वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार पड़ा है तो आपको पता होगा ऑक्सीजन तो होगी। ये ऑक्सीजन इसके साथ में रिएक्शन कराएगी तो क्या बना लेगी? एमजीओ बना लेगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। एमजीओ क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है तो वो जो तार है या वो जो रिबन है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब अगर अपन उसको जलाते हैं तो वो सही ढंग से जल नहीं पाता क्योंकि उस पर परत चढ़ रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो अपन क्या कर लेते हैं? उस रिबन को पहले रेजमाल से क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं, और जब जलाते हैं बाद में उसको तो वो आसानी से जल जाता है, और जो प्रेक्षण अपन चाहते हैं, जो परिणाम अपन चाहते हैं वो मिल जाते हैं। परंतु अगर इसको जला लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़े हुए इस मैग्नीशियम रिबन को, तो वो उतने अच्छे परिणाम नहीं दे सकता जितने ये मैग्नीशियम का जो रगड़ के साफ कर रखा होता है वो देता है। तो आप इस पहले का उत्तर तो लिख लीजिए, मैं बोल दूं कि आप ये लिखोगे कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब यदि उसे जलाते हैं तो हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं, अतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। आप लिख लीजिएगा खुद, यानी क्या लिखोगे? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एमजीओ की परत चढ़ जाती है, जिससे उसे जलाने पर वह अपेक्षित परिणाम नहीं देता है। अतः अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो ये पहले पूछ रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है,
इस कारण इसको साफ किया जाता है। चलिए, पहला सवाल तो ये सिंपल सा सवाल था। मेन दूसरा जो सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। मतलब अपने को क्या लिखना है, संतुलित समीकरण लिखनी है। और संतुलित समीकरण अपन ने पढ़ी थी कि ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारकों और उत्पादों में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे देखो अपने को शब्द समीकरण लिख के दे रखी है उसने। तो दो काम हो गए यहाँ पे अपने पास में। दो काम कौन कौन से हो गए? एक तो ये काम हो गया कि शब्द समीकरण से अपने को क्या लिखनी है, रासायनिक समीकरण लिखनी है। इनको सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना है, पहली बात तो। और दूसरी बात अपने को क्या करना है, इससे है ना संतुलित करनी है अपने को। एक साइड बढ़ा के या घटा के कैसे करके अनुमान विधि के द्वारा, हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा इस अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो चलिए मैं पहली समीकरण से शुरुआत करता हूं। ये दूसरा सवाल है। आप एनसीईआरटी की जो नए सिलेबस की बुक लगी हुई है उसमें आप पेज नंबर 6 पे इसको देख सकते हैं। एक बॉक्स सा बना रखा है, ये मोस्ट सवाल है। और एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने को बीच बीच में वो सवाल देते हैं कि आपने इतना सा टॉपिक पढ़ा, इसमें से आपको क्या समझ में आया। चलिए देखो, हाइड्रोजन अपन आपको ध्यान ही रखना है, जहां भी हाइड्रोजन का नाम आ जाएगा वहां पे अपन क्या लिखेंगे, सीधा सा H2 लिखेंगे। और क्लोरीन का नाम या क्लोराइड का नाम आ जाएंगे वहां पे सीधा सा क्या लिखेंगे, अपन Cl2 लिखेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। देखो हाइड्रोजन लिख दिया H2, क्लोराइड लिख दिया Cl2। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड साथ में बन रहा है। ये लो हाइड्रोजन और ये लो क्लोराइड, HCl बन रहा है। अब ये अलग प्रक्रिया है, अपने को फिलहाल इसके अंदर नहीं जाना कि हाइड्रोजन को H2 लिखा, क्लोराइड को Cl2 लिखा, तो यहाँ पे H2Cl2 क्यों नहीं लिखा। अगर यहाँ पे H2Cl2 लिख ही देते हैं तो फिर कहाँ जरूरत पड़ती संतुलित करने की। तो ये तत्व बनने की प्रक्रिया है, पदार्थ बनने की प्रक्रिया है, ये अलग हिस्सा है। आप इसको याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को अपन H2 से भी लिखेंगे, जहां पे देखेंगे क्लोराइड को Cl2 से ही लिखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड जो ये HCl है, अपन वहां पे अम्ल क्षार वाला पार्ट पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पढ़ेंगे, वहां पे इसको HCl ही पढ़ेंगे। तो HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड बोल सकते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोल सकते हैं। ठीक है, ये शब्द समीकरण थी, मैंने इसको सूत्र या संकेत के रूप में लिख दिया, इसको रासायनिक समीकरण बन गई है। अब चलिए संतुलित करते हैं। देखना यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना अपने पास में, एक ही। तो मुझे दो बनाने, बाकी छोड़ो जो भी है, मैं पहले हाइड्रोजन को पकड़ लूं। तो मुझे हाइड्रोजन कितना बनाना है, दो है, यहाँ पे दो बनाना है, तो मैं इसके आगे दो लिख सकता हूँ। वैसे अगर कल चरणों की बात करें, चरण काम नहीं आते। कल मैंने बताया था कि 7-8 समीकरण चरण लिख रखे हैं किताब में, वो काम नहीं आने अपने को। तो क्या करना है, यहाँ पे अनुमान विधि से इसको सॉल्व करना है। हो सके आपको समझने के लिए आप इनको बॉक्स में बंद कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ आ जाए कि इसके अंदर अपन कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप सीधा सा ऐसे भी कर सकते हो। देखिए मैंने जैसे ही दो लगाया, यहाँ से हाइड्रोजन दो हो गए। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी दो थे, यहाँ पे क्लोरीन दो है, यहाँ देखो क्लोरीन कितना है, एक। एक नहीं है, ये दो दोनों के साथ काम करता है, तो ये दो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी दो है और क्लोराइड भी या क्लोरीन भी कितने हैं, दो है। तो संतुलित होगी ना। देखो हाइड्रोजन दो, ये हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, ये क्लोरीन दो, होगी रासायनिक अभिक्रिया। सिंपल, कुछ ही नहीं था, सिर्फ अपन ने देखा कि बराबर करना, एक को बराबर किया, दूसरा अपने आप बराबर हो गया, हो गया। ठीक है, अब इसको देखिएगा थोड़ा सा। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड देखो, बेरियम का सूत्र होता है Ba और क्लोराइड का सूत्र होता है Cl। अब इसको थोड़ा सा समझिए, मैं थोड़ा सा आपको इससे हटके ले जाता हूं, थोड़ा सा साइड में ले जाता हूं आपको। आप ये क्या करिएगा, एक तो आप 1 से लेकर 30 तक के तत्व याद करिएगा। 30 तक तत्व मतलब जैसे एक नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सारे करके आप 30 तक इनको याद कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास में एनसीईआरटी की बुक है। आप इस एनसीईआरटी की बुक के अंदर लेसन खोलिए, कौन सा आवर्त सारणी वाला लेसन है अपना, पांचवा लेसन में आप 96 पेज पे इसके देखिएगा। 96 पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको तत्व मिल जाएंगे सीधे सीधे तत्व। जैसे एक नंबर पे ये देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा तो देखो एक नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे इधर लिख रखा है हीलियम, 3 नंबर पे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये यहाँ से पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 30 तक एक बार के लिए आप याद कर लीजिएगा। देखो ये जो बेरियम है, बेरियम बहुत आगे से आया है। आप यहाँ पे इसी के अंदर देखोगे तो देखो बेरियम आपके कहाँ से आया है, बेरियम सेकंड इस और से आया, देखो 56 नंबर पे है बेरियम। बेरियम देखो वैसे देखे तो बेरियम 56 पे है, 56 में इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 56 है। तो जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं वो अलग बात है, आप एक बार उसको ज्यादा ना जाए डीप में। तो देखो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरी और तीसरी में 8-8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और बाद में 18-18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। इनको देखें तो देखो ये यहां से यहां तक देखो तो मान लो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर दिया, यानी कक्षाएं होती हैं ऐसे, इनमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। पहली में 2 भर गए, दूसरी में 8 भर गए, तीसरी में 8, चौथी में 18, ऐसे भर गए। तो देखना यहां तक मैं पहुंचू तब तक कितने भर गए, 2 और 8 10 10 और 8 18, 18 और 18 36 और 18 कितने हो गए, 54 हो गए। मतलब इस बेरियम के लिए अगर मैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को भेजूं तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3, ये 4 और ये 5, 5 कक्षाएं तो पूरी हो गई, ये भर गए, ये पूरे पूरे एकदम भर गई, 54 भर गई। परंतु वो तो कितने नंबर पे है, 56 नंबर पे है, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब इसकी संयोजकता बोलते हैं। वैसे इसको अपन वो पार्ट पढ़ेंगे, जब 5वां पार्ट पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार में इनके सूत्र बनाऊंगा तो आपके इतना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक बार बता देता हूं। क्योंकि बेरियम होता है 56 नंबर पे, और जब ये कक्षाएं बढ़ते हैं, इसमें देखो पहली में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, दूसरी में 8, तीसरी में 8 ऐसे ही आते हैं, चौथी में 18-18 ऐसे ही आते हैं। ये 54 तो इसमें भर गए। एक अगली कक्षा हुई, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 2 रह गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो ये इसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता कहलाती है। तो कितने हो गए, 2। अब अगर क्लोरीन को उसी आवर्त सारणी में आप देखोगे, गिनोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, आप अगर देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिखूं तो 2 8 8 कितने हो गए, 8 और 2 10 और 2 कितने हो गए, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए, 18 हो गए। परंतु अपने को तो कितने अपने पास में 17 ही है, तो यहाँ तो 8 आ नहीं सकते, यहाँ पे कितने आएंगे, मतलब उसकी जो तीसरी कक्षा होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 ही आएंगे। पर जरूरत कितने की, 8 की। तो इसका मतलब इसको 1 की जरूरत है, तो ये कितने होते हैं इसके पास संयोजकता है। देखो इसके पास ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 हटा देगा, इसके पास 1 की कमी है, ये इससे दोस्ती कर लेगा, ये कहेगा तो ये मेरे को दे दे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है वो, तो ये इसको दे देगा, तो ये आपस में क्या कर लेंगे, दोस्ती कर लेंगे, तभी जाके ये बेरियम क्लोराइड बना है। बेरियम के साथ में आप कुछ और लगा दीजिए, बेरियम हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन को जरूरत ही नहीं होती। तो आप क्या करोगे, बेरियम के साथ में क्लोरीन क्यों आता है, क्योंकि बेरियम के पास में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं बाहरी कोष में, और इसके बाहरी कोष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये क्या कर लेता है, अपनी संयोजकता पूरा 1 आ जाता है, तो ये पूरा कर लेता है, 8 हो जाते हैं। इसके पास तो 2 है, तो फिर ऐसे ऐसे क्लोरीन के कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ जाएंगे। तो देखना इसी हिसाब से लिखता हूं, देखो इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता 1। जब सूत्र बनाते हैं तो इस वाली संयोजकता इसको दे देते हैं और इस वाली संयोजकता इसको दे देते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र बनेगा ना, क्या बनेगा, Ba1 को पढ़ा नहीं जाता, BaCl2। ये बना कैसे, आप इससे देख लीजिएगा, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसकी संयोजकता यहां लिख देते हैं, इसकी यहां लिख देते हैं, जिससे ये सूत्र बन जाता है BaCl2। इसको और आगे मैं कभी डिटेल में बताऊंगा, परंतु अभी एक बार के लिए इसको इतना ही आप समझिएगा। मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे चलता हूं। देखो मैं इसको सही से लिख देता हूं कि बेरियम क्लोराइड का यहाँ पे सूत्र क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का सूत्र होगा BaCl2। क्यों होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट मैं एक बार और बताता हूं, इसको आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, मैं यही लिख के बताता हूं। देखो सल्फेट तो एक आयन है, आपको याद रखना होगा, सल्फेट को SO4 से लिखते हैं और इसकी संयोजकता -2 होती है, आपको याद ही रखना है। तो सल्फेट तो जो होता है ना, मैं एक बार के लिए यहां लिख दूं SO4, आपको इसकी संयोजकता 2 याद रखनी है, इसकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये आयन है एक प्रकार का।
एल्यूमिनियम अगर देखा जाए ना तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कितने नंबर पे है? 13 नंबर पे है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है। तो अभी जैसे कक्षाएं भरी भरो, पहली में 2 जाएंगे, दूसरी में 8 जाएंगे, तीसरी में कितने जाएंगे? 8। तो देखो 2 और 8 कितने हो गए? 10 तो यही कंप्लीट हो गए। इस तीसरी में 8 तो जा ही नहीं सकते, बचे कितने इसके पास में? 3 ही बचे। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा हो रहा है, 2 और 8 10 और 3 कितने? 13। ये 3 इसके पास एक्स्ट्रा बच गए। अगर यहाँ पे पूरे पूरे 8 होता तो इसके किसकी जरूरत? किसी की जरूरत नहीं होती। तो इसके पास में ये 3 एक्स्ट्रा है। तो मैं देखो एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है? Al होता है, और इसकी संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता कितनी? 2। अब वही बात है कि इसकी संयोजकता यहां लिख देते हैं और इसकी संयोजकता यहां लिख देते हैं, अपना सूत्र बन जाता है। तो देखिए मैं लिख देता हूं, देखो कैसे। इसकी संयोजकता यहां लिख दो तो ये Al2 बन जाएगा, इसकी संयोजकता यहां लिख दो तो यहां लिख दो अगर, तो ये 43 बन जाएगा ना। ऐसा नहीं होता, इसके ऐसे होल ब्रैकेट लगाते हैं और यहां 3 लग देते हैं। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सूत्र होगा Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको साफ करके एकदम इसको अच्छे से लिख देता हूं, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप इसको मुझे बताइएगा, मैं और दोबारा समझा दूंगा। Al2SO4 का होल थ्राइस। आगे देखो क्या होता है। अब यहां से आगे बनता क्या है इसको देखो। बेरियम सल्फेट बनता है। देखो बेरियम यानी Ba और सल्फेट यानी SO4। यहां से भी देख लीजिए, Ba की संयोजकता कितनी मैंने अभी बताई थी? 56 नंबर पे होता है। 54 तो इनकी कक्षाओं में पूरे पूरे आ जाते हैं, पर 2 एक्स्ट्रा रह जाते हैं, वो 2 एक्स्ट्रा यहां लिख दिए। SO4 की मैंने अभी बताई थी, इसकी संयोजकता याद रखनी है आपको, 2 ही होती है, ये 2। अब दोनों के बराबर है तो 2 2 खत्म हो जाते हैं, किसी को जरूरत नहीं होती। तो इसलिए इसको ना लिख के, इनके 2 यार 2 यहां ना लिख के BaSO4 ही लिख देते हैं। तो इसको अगर मैं सही ढंग से लिख दूं तो बेरियम सल्फेट तो क्या होगा वास्तव में? BaSO4 ही होगा। मैं सिर्फ ये आज वाले ही सूत्र ऐसे बना के बताता हूं, आगे जो सूत्र काम में लेंगे अपन वो सीधे लिखूंगा, तो इनको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। अगला देखो है अपने पास में क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम देखो क्या होता है? Al होता है, इसका सूत्र होता है, और क्लोराइड का क्या होता है? Cl होता है। देखिए मैंने अभी बताया था एल्यूमिनियम 3, क्यों? क्योंकि ये 13 नंबर पे होता है, 10 तो क्लासें बन जाती है, 3 एक्स्ट्रा रह जाता है तो संयोजकता 3। क्लोरीन कितने नंबर पे होता है? 17 नंबर पे होता है। तो 17 नंबर पे तो अगर इसको देखूं तो 2 8 और यहाँ पे कितने आएंगे? 7 आएंगे, मतलब एक की कमी रह जाती है, इसकी संयोजकता 1। ये वाला इसको दे देते हैं और ये वाला इसको दे देते हैं। तो Al एक तो पढ़ा नहीं जाता, Al और क्या हो जाता है? ये Cl3 हो जाता है। तो मैं इसको सही रूप से अगर लिख दूं तो AlCl3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये तो क्या बन गए? अपने सूत्र बन गए। यानी ये समीकरण लिखी थी, शब्द समीकरण उसने, और मैंने यहां से क्या लिख दी? इसको सूत्र समीकरण में लिख दी, रासायनिक समीकरण में लिख दी। आप चाहो तो इनको बॉक्स में बंद करके लिख सकते हो, नहीं तो मैं सीधा सा लिखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देखो यहाँ बेरियम कितना? 1। यहाँ भी बेरियम कितना? 1। कोई जरूरत नहीं है संतुलित करने की, संतुलित है। यहाँ पे देखो, मैं इसको देख लो क्लोरीन का, यहाँ पे क्लोरीन कितने? 2, और यहाँ पे क्लोरीन देखे तो कितने? 3। अब देखो ये खुद ही नहीं एक जैसे कि उसके पास में 2 है और इसके पास में कितने? 3 है। तो ये होता है कि अगर इसके पास 4 होते तो मैं यहाँ 2 लगा देता, तो 2 दूनी 4 हो जाते। इसके पास तो यहाँ पे 3 है। तो जब ये ऐसे गुणांक वाली संख्याएं नहीं बनती है तो इसके पास है उसकी उसको गुणा करवा दो, उसके पास है उसकी यहाँ करवा दो। तो उसके पास क्लोरीन 2 है, मैं यहाँ गुणा करवा दूंगा तो 2 3 कितने हो जाएंगे? 6 क्लोरीन हो जाएंगे। और अगर इस वाले की इसको करवा दो यहाँ पे तो ये कितनी हो जाएगी? 3 दूनी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। सही है। अब देखना 2 3 6 क्लोरीन हो गए यहाँ पे, और 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पे होंगे। ठीक है, काम बन गया। अब देखना, अब यहाँ पे बेरियम का काम बिगड़ गया। देखो Ba कितना है? यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे Ba कितना है? 1 है। मुझे Ba 3 करने के लिए यहाँ पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ये 3 लगा दिया तो Ba 3 हो गए, यहाँ पे Ba 3। क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 3 दूनी कितने हो गए? 6 हो गए। एल्यूमिनियम की बात करूं तो देखो एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने? 2। यहाँ भी एल्यूमिनियम देखो 2, Al2 लिखा, एल्यूमिनियम 2, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2। सल्फर की बात करूं तो देखो सल्फर यहां से S के साथ में नहीं है, ये तो O पे 4 लगा हुआ है। सल्फर के होल थ्राइस है तो सल्फर यहाँ पे कितने? 3। यहाँ भी देखो सल्फर कितने? 3। ये 3 इनके आगे माना जाएगा, सल्फर 3।
ओ देखो 4 ये 3 ये तो ये गुणा होते हैं, 4 3 कितने 12 ऑक्सीजन। यहां भी देखो 4 ये 3 ये 4 3 12 ऑक्सीजन, संतुलित होगी ना। अच्छे से समझना है इसको, आपको अनुमान ही लगाना है, इसमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम ही अनुमान विधि है। तो आपको अनुमान लगा के ही इनको सोल्व करना है, इन सारे सवालों को। तो ये हो जाएंगे ऐसे। अब आगे चलता हूं, देखो तो ये संतुलित होगी। आप कोशिश कीजिएगा, आगे अपने बहुत सवाल है, जब पूरा लेसन हो जाएगा, पूरे लेसन के पीछे अपन देखेंगे तो शायद चौथा पांचवा छठा ये सवाल है, ये इन संतुलित करने वाली रासायनिक समीकरणों से भरे हुए पड़े हैं, उनको अपन करेंगे। अब समझिए, देखो सोडियम तो Na होता है, तो इसमें तो कोई सूत्र बनाने वाली बात ही नहीं है, Na लिख दिया। जल अपने को सूत्र याद रखना है, क्या होता है H2O होता है, तो इसमें भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है सूत्र बनाने की। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको याद रखना है सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, Na सोडियम और OH लगा देते हैं तो हाइड्रोक्साइड। ये एक तरह का क्षार है, अपन क्षार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये अम्ल है ये क्षार है, अपन अम्ल और क्षार वाले पार्ट में इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और प्लस इसके साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H2 बनती है। देखो शुरुआत में ही मैंने लिखा था, जहां भी हाइड्रोजन आएगा H2 लिखेंगे, यहाँ भी H2। अब इनको संतुलित कर लीजिए, देखो Na1 यहाँ पे Na1, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, सिर्फ दिक्कत किसमें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखो 2 तो यहाँ पड़े, 1 यहाँ पड़ा, कितने हाइड्रोजन पड़े, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पड़े। तो फिर ये दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने पड़े अपने पास में, 3 पड़े, और वहां पे हाइड्रोजन कितने अपने पास में, 2 ही है। तो अभी बताया था कि क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कैसी, कि एक साइड 3 हो जाते हैं, एक साइड क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उनको संतुलित करने के लिए। तो मैं पहले क्या करूं, इनको सही ढंग से सही कर लूं। तो मैं अगर यहाँ पे क्या लगा दूं, 2 लगा दूं, ऐसे ही मैं अनुमान लगा रहा हूं, मेरे पास में कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, मेरे पास में कोई ऐसा सूत्र नहीं है, मैं सिंपली यहाँ 2 लगा दूं। मैं यहाँ पे 3 अगर लगा देता तो ये 3 हो जाते, 2 ये 3 और 2 कितने हो जाते, 5 हो जाते। यहाँ 3 लगा देता या 2 लगा देता तो 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाता। सिर्फ एक ही तरीका है कि यहाँ 2 लगा दो तो 2 ये हो जाएंगे, 2 ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये 4 हो गए, तो मैं जैसे यहाँ पे 2 लगाऊंगा ना, 2 दूनी 4 भी ये हो जाएंगे, तो अपना काम बन जाएगा, काम में ये सिंपल हो जाएगा। अब दूसरे जो बिगड़ गए उनको देख लो, 2 ऑक्सीजन, ये रहे 2 ऑक्सीजन, सोडियम इधर 2 हो गए, उधर भी 2 लगा दो, ये लो 2 लगा दिया, ये सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, अपन ने अनुमान लगाया, और अनुमान लगा के अपन ने क्या किया, इन सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। अब आप इसको वीडियो को रोक के या आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इनको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, और बाद में आगे जो तीसरा सवाल बच जाता है उसको अभी करते हैं अपन आगे। हाँ, तो अब चलिए देखिए, तीसरा जो सवाल है आपके सामने, ये तीसरा सवाल क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब अब की बार देखो अपने को वैसे ही प्लस करके नहीं दे रखा। एनसीईआरटी की देखो कितनी खासियत है, कितनी अच्छाइयाँ है। देखो अपने को पहले तो शब्द समीकरण लिख के दे रखी थी सीधी सीधी, और अब की बार वो शब्द समीकरण ही नहीं दी, सीधी सीधी क्या दे दी, देखो भाषा के रूप में लिख के दे दिया कि ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाता है, और ऐसा करते हैं तो ऐसा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, हम अपन एनसीईआरटी से भी होशियार है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं। देखो वो 2 तत्व है, कौन कौन से, एक बेरियम क्लोराइड है और दूसरा कौन सा है, सोडियम सल्फेट है। ये इनके विलयन है, ये आपस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। यानी ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक तो बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन, और दूसरा कौन सा बना लेते हैं, बेरियम सल्फेट। 4 तत्व अपने को सामने दिख रहे हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्रिया करेंगे, अभिक्रिया करके बनाएंगे क्या, सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट का विलयन। तो अभी अपन ने सिंपल पीछे पढ़ा था, बेरियम को किससे लिखते हैं, Ba से, और क्लोराइड को किससे लिखते हैं, Cl से। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसकी संयोजकता 2 होती है, क्योंकि ये 56 नंबर पे होता है, 56 नंबर पे होता है, तो 54 में तो इनके कक्षाएं बढ़ जाती है, 2 एक्स्ट्रा बच जाते हैं, वो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसके 17 होते हैं, इसके पास में एक ही जरूरत होती है, एक यहाँ लिख देता हूँ, इसका एक यहाँ लिखा जाता है, इसका 2 यहाँ लिखा जाता है। कुल मिला के बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन गया, BaCl2। तो इसको सिंपल सा मैं यहाँ पे साफ करके लिख दूँ कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, BaCl2। ओके, फिर देखो सोडियम सल्फेट। सोडियम अपने को पता है Na होता है और सल्फेट अपने को पता है SO4 होता है। ये तो आयन होता है, मैंने कहा आपको संयोजकता 2 होती है, याद रखनी है। Na कितने नंबर पे, Na में सोडियम होता है, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम कितने नंबर पे होता है, देखो 3 6 3 9 10 11 नंबर पे होता है। तो 10 की तो पूरी कक्षाएं भर जाती है, एक एक्स्ट्रा रह जाता है, तो ये एक यहाँ पे बच जाता है। तो एक को तो यहाँ लिखा जाता है इसके ब्रैकेट के बाहर और 2 को यहाँ लिखा जाता है। तो एक की तो इतनी मान्यता नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं Na2SO4 ही लिखते हैं। तो मैं इसको साफ करके यहाँ पे क्या लिख दूं, मैं लिख दूं Na2SO4। ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट बन गया। ये लो, इसकी अभिक्रिया करवा दो। सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास भी, और क्लोराइड भी बेचारा होता है, इसके पास भी एक होता है, तो एक एक कट जाते हैं, ये लिखे नहीं जाते, NaCl ही लिखा जाता है। प्लस साथ में क्या बन जाता है, देखो साथ में बन जाता है, देखो बेरियम सल्फेट। बेरियम यानी Ba और सल्फेट यानी SO4। बेरियम के पास भी 2, इसके पास भी 2, तो दोनों आपस में गायब हो जाते हैं, BaSO4 ही रह जाता है, तो ये BaSO4 है। ठीक है भाई, ये तो क्या बन गई, इससे शब्द समीकरण से संतुलित रासायनिक समीकरण बना दिया हमने। ये एक बात और कह रहा है, ये कह रहा है उनकी अवस्था साथ साथ में लिखते जाना, अवस्था के संकेत। जैसे मैंने बताया था, ठोस है तो सॉलिड लिखते हैं, द्रव है तो लिक्विड लिखते हैं, गैसीय अवस्था में तो G लिखते हैं, और जलीय विलयन है तो क्या लिखते हैं, Aq लिखते हैं। क्योंकि ये जब तक अवस्था नहीं दर्शाते तब तक रासायनिक अभिक्रिया क्या मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। तो लिख देता हूं, देखो संकेत इसी में दे रखे, कौन से की क्या अवस्था है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का विलयन, जल में घोलना है, मतलब इसका बेरियम क्लोराइड का ही जलीय विलयन है, Aq से लिखा जाता है। ये भी जलीय विलयन है, Aq से लिखा जाता है। सिंपल सी बात, सिंपल उसने दे दी, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को घोलना है, विलयन बनाना है। फिर अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनेगा। ये NaCl का फिर से वापस विलयन जल के साथ बनता है, Cl बनेगा, NaCl का जलीय विलयन बनेगा। और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जैसे अपन क्या करते हैं, कुछ होती है मिट्टी होती है अपने पास में, जिसमें कंकड़ पत्थर घास फूस सारे होते हैं, उसको जब अपन क्या करते हैं पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के अंदर फूसोर वगैरह होते हैं, वो तो ऊपर आ जाते हैं, और जो मिट्टी और होती है वो नीचे जम जाती है। नीचे जो जम जाती है ना, उसको जमने को क्या कहा जाता है, अवक्षेप कहा जाता है। और अवक्षेप जो होता है ना, ठोस अवस्था के रूप में होता है, तो इसको सॉलिड लिख देते हैं, क्योंकि ये कह रहा है बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है अपने को, अवक्षेप मिलता है। ठीक है, ये तो समीकरण बनी। अब इसको क्या करना है, अपने को संतुलित करना है। करते हैं, देखो Ba कितना 1, Ba कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन कितने 2, क्लोरीन कितना 1, ये लो सिंपल सा यहाँ 2 लगा देते, 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, सोडियम कितने 2, सोडियम कितने 2, SO4 कितना 1, SO4 कितना है, कुछ ही नहीं था। अरे कुछ करना ही नहीं था अपने को, सीधा सिंपल सा ये था कि देखो यहाँ पे 2 लगाना था, कहाँ पे 2 लगाना, यहाँ पे 2 लगाना था, कहीं नहीं लगाना था, बराबर हो गए। देखो Ba1 Ba1, SO4 1 SO4 1, वैसे देख लो, नहीं तो सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 सोडियम 2। सिंपल हो गया सोल ये तो। ठीक है, अब इसको देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी जल के अंदर, यानी जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन यानी ये भी जल में से अभिक्रिया करके, जहां से अभिक्रिया करते हैं वहां पे तीर का निशान आ जाएगा। देखो एक तो ये तत्व रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, एक ये रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन, और ये दोनों मिलके अभिक्रिया करके आपस में क्या बना रहे हैं, एक सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। सिंपल सा आप भी बना लोगे, इसकी रासायनिक समीकरण तो सिंपल है। देखो कैसे बना लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने कहा था ये क्षार है, आपको याद रखना होगा NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, प्लस ये जलीय विलयन है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, Aq लिख दूंगा, यानी इसका जलीय विलयन। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने कहा था यहाँ पे ये अम्ल का काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl है, ये भी किसका कहा है, ये जलीय विलयन है तो Aq लिख दिया जाएगा इस पे भी।
ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, देखो ये बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी मैंने बताया था सोडियम Na क्लोराइड Cl, क्योंकि एक एक होता है, इनकी संयोजकता तो लिखी नहीं जाती। तथा जल बनाते हैं, जल मीन्स ये H2O बनाते हैं। ये लो इसकी NaCl, ये भी क्या कह रहे हैं, देखो सोडियम क्लोराइड का क्या बनता है, विलियन, विलियन बनता है, तो इसकी अवस्था AQ लिख देते हैं। और जल अपने को वैसे ही पता है क्या होता है, लिक्विड होता है। तो इस हिसाब से ये समीकरण भी लिख देंगे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड था और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, ये आपस में क्रिया करके क्या बना लिया इन्होंने, सोडियम क्लोराइड बना लिया और ये जल बना लिया। इस सेम समीकरण को अपन अम्ल क्षार के अंदर पढ़ेंगे। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी, तो इसको याद रखिएगा। जैसे ही वहां पे नाम आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षार का, वहां पे याद आ जानी चाहिए। अपन ने पहले पाठ में इसको संतुलित करके पढ़ा था। देखो इसको संतुलित कर लेते हैं। सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, एक ये रहा हाइड्रोजन, एक ये रहा ऑक्सीजन 1, ये ऑक्सीजन 1। अपने आप ही संतुलित है, संतुलित करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो इस हिसाब से अपन ने क्या देखा, देखो ये जो लेसन था, इस लेसन के अंदर अपन ने क्या देखा, इस लेसन के अंदर ये देखा अपन ने पहले पढ़ी 2 क्लास, उन दोनों क्लासों के अंदर जो मैटर पढ़ा था उस मैटर को देखो यहाँ पे पूरा का पूरा समझ लिया। तो ये इसकी अच्छी खासियत है इस सिलेबस की। और आप भी ऐसे पढ़ते जाइएगा। अभी अपने और सवाल बहुत है, और सवाल बहुत है, मतलब अभी अपने आगे सवाल है। जैसे चौथा पांचवा छठा, मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, चौथा पांचवा छठा ही होंगे सवाल, वो संतुलित करने के हैं। आप इसके आधार पे उनको संतुलित करके देख लीजिएगा। अगर आपसे हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते हैं तो अपन इस पार्ट के एंड में सारे के सारे प्रश्न करेंगे, तो तब कर लेंगे। तो आज की क्लास में तो इतना ही। कल की क्लास में अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक के लिए धन्यवाद।